Hello, my dear students. So बेटा वेलकम टू नेक्सस चैनल एंड आज हम आपकी जो 10th क्लास का चैप्टर है दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट, इसके बेटा कुछ हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द बोर्ड्स एंड ऑफ कोर्स आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो एंड डू ट्राई टू मेक नोट्स आउट ऑफ दिस वीडियो बेटा. Let us begin. So without any delay, let us begin with the first question. Why microorganisms like bacteria and fungi important in ecosystem? See bete, these bacteria and fungi, सबसे importantly you have to understand these bacteria and fungi, they are known as decomposers. Let me write it nicely. Decomposers. Now what does it mean? इट मीन्स कि बेटे ये एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं. ठीक है, जैसे जितनी भी जो डेड लीव्स होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, डेड एनिमल्स होते हैं, वो सारे के सारे सॉइल के अंदर जाते हैं एंड वहाँ पर ये जो दोनों कहाँ होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई, दे आर प्रेजेंट इन सॉइल एंड दे हेल्प्स इन डीकम्पोजिशन. So they are called as decomposers and they show saprotrophic mode of nutrition. Okay? एक तो ये चीज़ होगी इम्पॉर्टेंट. अगर बेटे ये कम्प्लेक्स चीज़ को सिंपलर चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीन्स ये सॉइल में काम कर रहे हैं और ये सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बना रहे हैं. एंड यू नो दिस सॉइल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग्स. जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी रिसाइकलिंग होती है कहाँ पर? सॉइल में. जैसे आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? सॉइल में. तो इट मीन्स दीज ऑल्सो हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग. सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक चीज़ मैं यहीं पर ही ऐड करना चाहती हूँ एक्स्ट्रा. बेटा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ये डीकम्पोजर्स हैं, जो ये डीकम्पोजिशन करते हैं, ना द क्वेश्चन इज यू नो दिस वेस्ट इज़ ऑफ टू टाइप्स. वेस्ट जो होता है वो दो तरह का होता है. ऑफ कोर्स आपको पता होगा, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल. जो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है इट इज़ डीकम्पोज्ड बाय दिस डीकम्पोजर्स. इसके ऊपर एक्ट करते हैं डीकम्पोजर्स. ठीक है, और ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसके ऊपर कैसे एक्ट करेंगे? ये तो है ही नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर फॉर्म. जैसे केमिकल्स होते हैं, मर्करी होता है, कैडमियम होता है, तो वो हम आगे, वो एक्स्ट्रा टॉपिक है. बस मैंने यहाँ पर एक ऐड ऑन की आपके लिए एक्स्ट्रा चीज़, ताकि आपको पता रहे कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर द डीकम्पोजर्स एंड दे हेल्प टू डिग्रेड द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ओके, नाउ इसका आंसर लिखा हुआ है. लेट अस डिस्कस दिस आंसर. हाँ जी, microorganisms like bacteria and fungi are important in ecosystem because they decompose or break down the dead remains of plants and animals. This process releases the logged nutrients to be recycled in the ecosystem for reuse as a raw material by the producers. अब कुछ एक टर्म्स हैं बता देती हूँ. Producers are the plants. ठीक है, इकोसिस्टम वो सिस्टम है जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में मिलजुल के रहते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ेंगे हम आगे. ठीक है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑल्सो दे हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जितने भी न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग्स होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल हो गया, ऑक्सीजन साइकिल हो गया, या कार्बन साइकिल. स्पेसिफिकली इफ़ आई टॉक अबाउट, तो हेयर मैं नाइट्रोजन साइकिल की बात करूँगी because that is being taken up by the producers. You know the nitrogen is utilized by the plants. Nitrogen, ठीक है, and you have to think in which form, कौन सी फॉर्म में ये plants इसको लेते हैं from the soil. You should know this. Okay. ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन बेटा. चलिए, now let us see the second question. It's very important. The depletion of ozone layer is a cause of concern. Why? सी बेटा, इफ़ दिस इज़ एन अर्थ, अगर ये अर्थ है, ठीक है, इसके अराउंड एक ओजोन लेयर की कवरिंग है. दिस इज़ ओजोन लेयर कवरिंग. दिस ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, जो कि मिलके बनती है दो चीज़ों से. एक तो ऑक्सीजन,
जो हमारी ऑक्सीजन होती है O2 और साथ में कुछ एक नेसेंट ऑक्सीजन्स, ठीक है, ये कंबाइंड होती है। ये जो ओजोन लेयर है ये एब्जॉर्ब करती है यूवी रेडिएशंस। कैसे एब्जॉर्ब करती है? ये ब्रेक डाउन हुई, फिर से ये दोबारा यूवी रेडिएशंस इसके ऊपर एक्ट की, तो ये दोबारा से ओजोन बन गई। दिस इज ओजोन, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। और जो ये ओजोन लेयर है ये हमारी अर्थ को हमें प्रोटेक्ट करती है ताकि हमारे ऊपर जो सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हैं वो ना गिरे, ठीक है। सो यू नो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ड्यू टू सो मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये जो ओजोन लेयर है डिप्लीट हो रही है। आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा ओजोन होल, ठीक है। आई ट्राई टू मेंशन इट हियर, ओजोन होल। जैसे मान लीजिए अगर ये अर्थ है तो इसके अराउंड ये मैं ओजोन बना रही हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसका बेटे हमने एक लेक्चर अपलोड भी किया है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है ये, ठीक है। नाउ सपोज दिस इज ओजोन, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये जाके थोड़ी सी थिन हो गई है और ये रही, ये नॉर्मल है ओजोन। अब यहाँ पर आप इतने एरिया में देख सकते हैं, ये वाला एरिया जो है यहाँ पर ओजोन जो है वो पतली हो गई है, थोड़ी सी उसकी लेयर क्या हो गई है, पतली हो गई है। दिस इज कॉल्ड एज ओजोन होल एंड दिस इज ओजोन डिप्लीशन। हाउ इट अकर्स ड्यू टू सम ह्यूमन एक्टिविटीज़। जैसे आपने एक बहुत ही कॉमन वर्ड सुना होगा, दैट इज CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो उसके कारण ये डिप्लीट हो रही है। अगर बेटा ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है तो क्या होगा, धरती के ऊपर जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो डायरेक्टली आएंगी, और अल्ट्रावायलेट रेज का धरती पे आना मीन्स देयर आर सो मेनी डिजीजेस, जैसे कैंसर कॉज करती है, कैटरैक्ट कॉज करती है, आई की प्रॉब्लम। सो ऑल दिस इज अ बिगेस्ट कंसर्न, ठीक है। दैट इज वाई सेकेंड स्टेप इज व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। बेटे आपकी NCERT में भी गिवन है कि UNEP ने एक समिट शुरू की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जितनी भी हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को यूज़ कर रहे हैं जो रेफ्रिजरेटर्स में हैं, ACs में हैं, तो उसको कम से कम रिड्यूस किया जाए, ठीक है। दैट वाज द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। सो अब इसका आंसर देख लेते हैं। द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, वाई। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। The thinning of ozone layer results in increase in high energy UV radiations reaching the Earth's atmosphere. पहला पॉइंट ये हो गया। Which causes increased chances of cataract and skin cancer, of course, in humans. अब humans को तो ये disease cause कर रही है, but बेटे this decreases the functioning of immune system. हमारा humans का immune system भी जो है वो भी decrease होगा। And वेरी इंपॉर्टेंट बेटे इट इनहिबिट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑफ कोर्स बेटा ये प्लांट्स को भी तो हार्म करेगी, ठीक है। नॉट ओनली टू ह्यूमंस, इट विल इफेक्ट टू एनिमल्स, प्लांट्स, वाटर बॉडीज, एवरीबडी। सो फोटोसिंथेसिस अगर डिस्टर्ब हो रही है एंड यू नो द प्लांट्स आर द ओनली प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो अगर यही फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो बेटा एनर्जी ट्रांसफ़र ही नहीं होगी, जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सारे के सारे भूखे मर जाएंगे। सो इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। I hope this answer is very much clear to all of you बेटा। सेकेंड आंसर है what steps are being taken to limit this damage। इस डैमेज को कम करने के लिए कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं। सो सी इन 1987 UNEP United Nation Environmental Program succeeded in arriving at an agreement to freeze CFC production at 1986 लेवल्स। जो 1986 में बना था लेवल जो था उससे हमको इसको जो लेवल है वो रिड्यूस करना है। नाउ ये जो CFC है इट मीन्स इट स्टैंड्स फॉर, लेट मी राइट इट हेयर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और ये कहाँ पर होती है, यूज्ड इन ACs, रेफ्रिजरेटर्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो इसका जो इसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, ओके। सो दिस इज, आई होप दिस आंसर इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो बेटा प्लीज़ आप वो जो लास्ट लेक्चर हमने अपलोड किया था आवर एनवायरनमेंट का, उसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें ये काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे ओजोन को डिप्लीट करती है। दैट इज़ क्वाइट इन डिटेल देयर, यू कैन गो थ्रू दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज
natural water bodies are not regulated, cleaned. Natural water bodies are not regularly cleaned, whereas an aquarium needs regular cleaning. Why? See, उन्होंने कहा है कि जितनी भी नेचुरल वाटर बॉडीज़ है, जैसे पॉन्ड है, लेक है, उसको कोई साफ़ नहीं करता, रिवर है उसको कोई साफ़ नहीं करता, ठीक है। बट ये जो एक्वेरियम है, अगर आपके घरों में एक्वेरियम है तो आप या तो उसमें आप बेटा उसको तो सफाई करनी पड़ती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ऑक्सीजन डालने के लिए कई बार उसमें पंप लगाए होते हैं। अगर किसी के घर में छोटा एक्वेरियम है तो उसको पानी चेंज करते हैं, क्योंकि अगर उसमें फ़िश है तो ऑक्सीजन लेवल ऑफ कोर्स कम होगा ही होगा, ठीक है। तो पानी को रिवॉल्व करने के लिए इट इज़ नीडेड। सो वाई दीज थिंग्स आर नीडेड ओनली इन एक्वेरियम, ठीक है। एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहती हूँ, दिस एक्वेरियम इज़ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। आपने अपनी मर्जी से इसमें फिशेस रखी हैं, ठीक है। सो दिस नेचुरल वाटर बॉडीज जो हो गया, ये हो गया नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम। और कौन कौन सा हो सकता है? पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशियंस एंड ऑल दैट एट्सेट्रा। सो पहली चीज़ तो एक ही है, देखो बेटे, जो नेचर होती है ना, वो एक खुद अपनी साफ़ सफाई रखती है, खुद अपनी केयर करती है, क्योंकि उसके पास हर चीज़ होती है। जैसे अगर मैं सिंपली बात बोलूँ कि हमारी एनवायरनमेंट के अंदर डिकम्पोजर्स प्रेजेंट हैं, तो क्यों प्रेजेंट हैं? ताकि वो एनवायरनमेंट को साथ में साफ़ कर सके, क्लीन रख सके, ठीक है। और अगर वैसी ही बात हम वाटर बॉडी की कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो वाटर बॉडी है वो सेल्फ सस्टेन्ड एनवायरनमेंट है, खुद अपनी ध्यान रख सकता है, खुद अपना केयर कर सकता है, खुद अपनी साफ़ सफाई रख सकता है। सो इट इज़ सेल्फ सस्टेन्ड। वेयर एज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो एक्वेरियम है वो सेल्फ सस्टेन्ड नहीं है, उसमें हम सब कुछ अपनी मर्जी से डाल रहे हैं, तो उसको केयर करना भी ज़रूरी है। ओके, सो आई जस्ट राइट इट हेयर, यू कैन मेक दिस आंसर। सो दिस नेचुरल वाटर बॉडी इज सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ सस्टेन्ड, सस्टेन्ड इट मीन्स क्लीन। सेल्फ सस्टेन का मतलब है ये अपनी सफाई भी खुद रख सकती है, अपने आप को क्लीन भी खुद कर सकती है, और अपने न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल भी खुद कर सकती है, ठीक है। सेल्फ सस्टेन मीन्स क्लीन करेगी अपने आप को, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी खुद करेगी, ओके। वेयर एज दिस इज नॉट सो इन दिस एक्वेरियम, ओके। सो आई होप दिस आंसर इज वेरी मच क्लियर टू यू। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू कैन डू इज जस्ट राइट कि ये जो नेचुरल वाटर बॉडी है इट इज़ सेल्फ सस्टेन्ड एंड इट इज़ अ कंप्लीट इकोसिस्टम। ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं, सेल्फ सस्टेन्ड एंड कंप्लीट इकोसिस्टम, ओके। सो वेयर एज दिस आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज इनकम्प्लीट इकोसिस्टम, incomplete ecosystem. So this is all about your answer, okay. So let us move to next answer beta. Next question, study the given food web through which the energy passes in the ecosystem. ये एक आपके सामने एक फूड चेन है, फूड वेब है, आई वुड से दिस फूड वेब। नाउ बेटे आपको ये पता होना चाहिए कि फूड वेब और फूड चेन में डिफरेंस क्या है, दिस यू शुड नो। फूड चेन होगी एक, बस ये फूड चेन हम पढ़ेंगे आगे, और जब बहुत सारी फूड चेन मिल जाएंगी आपस में, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज फूड वेब, ओके। अब इस डायग्राम में देखते हैं, सी पहले ये है प्लांट, पहली फूड चेन होगी प्लांट के बाद ग्रास होपर, फ्रॉग एंड हॉक, पहली फूड चेन होगी ये वाली, ठीक है। नाउ सी द सेकेंड फूड चेन, प्लांट, डियर एंड हॉक, ये होगी थर्ड, रेड वाली थर्ड। नेक्स्ट इज वन मोर, प्लांट, लेट मी चेंज द कलर, दिस प्लांट, माउस, स्नेक, हॉक, ये होगी फोर्थ, ठीक है। एक और है मैं बताती हूँ, प्लांट, माउस, सीधा हॉक, ये होगी आपकी फिफ्थ। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट 5 फूड चेन्स हेयर, ठीक है। यू कैन सी, ये आप अब इसके नाम लिख सकते हैं खुद ब खुद, बिकॉज इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम,
Now see, how many food chains are there? I had already shown you, number 5. Second is, write down 2 characteristics of interaction shown in the figure. Now बेटे इस फिगर की क्या दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो ये इंटरेक्शंस शो हो रही हैं. इतना तो आपको पता चल गया कि ये जो डायग्राम है इट्स नॉट फूड चेन, इट्स फूड वेब. इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारी फूड चेन्स मिक्स हैं. अब आपको पता होना चाहिए कि फूड वेब का सिग्निफिकेंस क्या है. सी बेटा, फूड वेब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एक तो ये जो ऑर्गेनिज्म लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है, कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं होता. तो दिस फूड चेन हेल्प्स इन दिस. इसके अलावा जो फूड वेब होता है इट प्रोवाइड्स द ऑल्टरनेटिव पाथवेज. कि अगर एक चीज़, एक मान लीजिए सपोज इफ़ आई से कि अगर इसमें स्नेक नहीं भी रहता, सपोज स्नेक हमें उसमें गायब भी करते हैं, तो हमारे पास दूसरी फूड चेन है, हॉग भी भूखा नहीं मरेगा और ये माउस का जो नंबर है वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा. बिकॉज यू नो दिस फूड चेन एंड फूड वेब इज based on the prey-predator relationships. Okay, so this is all about the food web. Let us write the answer now. हाँ जी, तो पहला तो आंसर इज ऑलरेडी क्लियर टू यू. ए आंसर, हाउ मेनी फूड चेन्स आर देयर? 5 फूड चेन्स. आई हैड ऑलरेडी रिटन, यू कैन राइट इट डाउन. बी आंसर है व्हाट आर द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला फूड कैरेक्टरिस्टिक है कि हमने ये जो बात की इट इज़ अबाउट फूड वेब. सो फूड वेब जो है इट प्रोवाइड्स, ये क्या कर रहा है बेटे, एक तो ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है. सो फूड वेब इज इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन्स. पहला पॉइंट तो ये हो गया कि बहुत सारी फूड चेन्स हैं उसमें. सेकेंड इज, ये जो फूड वेब है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इट प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव पाथवेज. प्रोवाइड्स alternative pathways of energy transfer. ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर बेटा ट्रांसफ़र क्या होना है, एनर्जी ट्रांसफ़र होनी है, ठीक है. ऑल्टरनेटिव पाथवे ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, या ये भी लिख सकते हो, एक और वर्ड लिख सकते हैं, फूड अवेलेबिलिटी. बिकॉज अल्टीमेटली जो सप्लाई होना है वो क्या सप्लाई होना है, फूड ही तो होना है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे को तीसरे. सो ये आपका आंसर रहा. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, डिफाइन इकोसिस्टम. पहला क्वेश्चन बेटे, इकोसिस्टम वो होता है जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है. बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे क्या क्या है बेटा, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एट्सेट्रा. एबायोटिक जितने भी नॉन लिविंग है, जैसे एयर, वाटर, विंड, एट्सेट्रा. सो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारा का सारा कंप्राइज कर रहे हैं एक इकोसिस्टम. सेकंड, ऑटोट्रॉफ्स आर एट फर्स्ट लेवल ऑफ फूड चेन. गिव रीजन वाई. सी बेटा, ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद खाना बना रहे हैं, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. पर ये अपना खाना बनाने के साथ साथ जितने भी कंज्यूमर्स हैं जो इनको खाएंगे उनके लिए भी खाना बनाते हैं, ठीक है. सो दीज ऑटोट्रॉफ्स आर दी प्रोड्यूसर्स in the sense they utilize sunlight, and you know this sunlight is ultimate source of energy. Utilize sunlight. Sun is the ultimate source of energy. Utilize sunlight to produce food. अब आप मुझे खुद बताइए ये जो फूड प्रोड्यूस करते हैं ये किस फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, किस प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं? द आंसर इज फोटोसिंथेसिस. ओके, सो अगर ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये खाना बना रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये फर्स्ट लेवल पे ही आएंगे ना, आगे तो फिर इसके कंज्यूमर्स आएंगे. चलिए, सी इज इन अ फूड चेन ऑफ फ्रॉग, ग्रास, insects and snakes,
assign trophic level to the frog. To which category of the consumers do they belong? ठीक है, पहले हम ये दोनों आंसर्स डिस्कस कर लें, फिर हम थर्ड आंसर डिस्कस करते हैं. चलिए, पहला, some of the interacting biotic and abiotic components of geographical area is called as ecosystem. I had made you clear. अब biotic कौन से थे? जैसे plants हैं, animals, decomposers, etc. और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? जैसे विंड, एयर, etc. Now, second is autotrophs are at the first level of the food chain. Give reason why. Because answer is because autotrophs, example plants, have ability to synthesize their organic food. Organic food means C6H12O6. ठीक है? So also called producers by the process of photosynthesis. और photosynthesis या तो photosynthesis शो करते हैं या बेटे कई बार जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो कीमोसिंथेसिस भी शो करते हैं. कीमोसिंथेसिस मीन्स दे प्रोड्यूस द फूड विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स. जैसे कुछ नाइट्रोजन बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ सल्फर बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो नाइट्रोजन या सल्फर को यूटिलाइज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए. ठीक है. फोटोसिंथेसिस मीन्स दे यूटिलाइज द लाइट. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस लाइट की मदद से खाना बनाते हैं. द फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू बोथ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज टू ऑल द कंज्यूमर्स. हम जितने भी कंज्यूमर्स हैं वी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्लांट्स. ठीक है. तो ये हो गया आपके फर्स्ट टू आंसर्स. नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड आंसर? लेट अस सी. इन अ फूड चेन ऑफ फ्रॉग, ग्रास, इंसेक्ट, स्नेक, असाइन ट्रॉफिक लेवल टू द फ्रॉग. तो इसके अगर मैं फूड चेन बनाऊँ बेटा, लेट मी मेक दिस. सो फूड चेन में सबसे पहले आएगा यहाँ पर ग्रास, तो मैंने लिखा ग्रास. ग्रास के बाद क्या आएगा? इंसेक्ट. इंसेक्ट के बाद आएगा फ्रॉग. फ्रॉग के बाद आएगा स्नेक. ठीक है. तो ये हमने फूड चेन बना ली इसकी. तो ये जो है प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है, तो ये आ गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. दिस इज कंज्यूमर, दैट इज सेकेंड ट्रॉफिक लेवल. दिस इज थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड दिस इज फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. ठीक है. ट्रॉफिक लेवल्स ये भी लिख देती हूँ इधर, ट्रॉफिक लेवल. नाउ सी, अब फ्रॉग है यहाँ पर, ये थर्ड पोजीशन पे, ये वाली थर्ड पोजीशन पे है फ्रॉग. नाउ बेटे अगर फ्रॉग थर्ड पोजीशन में है तो इट कंप्राइजेज थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड इट एक्ट एज सेकेंडरी कंज्यूमर. कैसे? ये प्रोड्यूसर है तो ये पहला कंज्यूमर है, तो ये हुआ प्राइमरी कंज्यूमर. फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर एंड दिस इज टर्शियरी कंज्यूमर. सो दिस इज व्हाट? सेकेंडरी कंज्यूमर. नाउ लेट अस सी द आंसर. Frog act as secondary consumer in the food chain, so belong to the third trophic level. Okay? So कुछ भी टफ नहीं है. अगर आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले बेटा आप फूड चेन ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जब फूड चेन आप ऐसे बना लेंगे तो आपका इसको परसेप्शन, इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगा. ठीक है बेटा. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए नेक्स्ट. What do you mean by biological magnification? But this is quite important. Biological magnification. मैंने आपको बताया कि बेटे जो वेस्ट होते हैं it is of two types. एक होता है biodegradable और एक होगा non biodegradable. मीन्स दिस कैन बी डीकम्पोज्ड. ये वाला जो वेस्ट है इट कैन बी डीकम्पोज्ड, वेयर एज नॉन बायोडिग्रेडेबल कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड. अब बायोडिग्रेडेबल अगर डीकम्पोज हो रहा है तो वो तो रिसाइकल हो गया. ठीक है. तो वो आगे आगे इन्वायरमेंट में यूज हो गया. दिस इज यूज्ड, कुछ नहीं बचा उसका, एवरीथिंग इज यूज्ड. बट दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है, ये वाला जो है, एक तो है नॉन बायोडिग्रेडेबल और ऊपर से इसको यूज़ भी नहीं किया जाता. नाउ ये जाता कहाँ है बेटे? ये कहीं नहीं जाता, इसकी हो जाती है मैग्नीफिकेशन. मैग्नीफिकेशन, या अगर मैं स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ करूँ तो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इट एड्स इनटू एडेड अप इन फूड चेन्स.
ये फूड चेन्स में ऐड हो रहा है। नाउ दिस बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होती किसकी है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जैसे कि होते हैं केमिकल्स होते हैं जैसे कुछ एक DDT होते हैं, मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें ये जो होती है बेटा ये डीकम्पोज नहीं हो पाती, इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोज नहीं कर पाते। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं एक फूड चेन बनाती हूँ, ये है ग्रास, ठीक है, ग्रास को खाया इंसेक्ट ने, पीछे वाली बना लेते हैं, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग एंड आफ्टर दैट फ्रॉग, इसके बाद आ गया स्नेक सपोज। अब सही ये ग्रास के ऊपर हमने थोड़ी सी DDT स्प्रे की तो कुछ अमाउंट रही इसके अंदर। अब इसके अंदर DDT हमने जब स्प्रे की कुछ अमाउंट इसके अंदर रहेगी क्योंकि वो तो डिकम्पोज हो ही नहीं। इसी को, इस ग्रास को इस इंसेक्ट ने खा लिया तो इसके अंदर ये DDT ट्रांसफर हो गई तो होगी। एक चीज़ और है, यहाँ पर DDT का लेवल कम होगा, ठीक है, इंसेक्ट में DDT का लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि ये एक इंसेक्ट होगा वो बहुत सारा ग्रास खाएगा, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो होती है वो इंक्रीज होती है एट द सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ दिस ट्रॉफिक लेवल्स। ओके, नाउ पहले DDT यहाँ पर थी, फिर ये इंसेक्ट ने खाया इसको, इस ग्रास को, तो DDT इंसेक्ट के अंदर चलेगी ऑफ कोर्स इन अ लार्ज अमाउंट। ये मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 अमाउंट्स बनाई। इंसेक्ट के अंदर ये चला गया डबल, सपोज डबल चला गया, ओके। अब इसको खा लिया इस फ्रॉग ने तो DDT फ्रॉग के अंदर चलेगी, तो ऑफ कोर्स इस फ्रॉग ने बहुत सारे इंसेक्ट्स खाए होंगे तो ज़्यादा अमाउंट में चली गई। लेट मी मेक 3, ठीक है, और फिर इसको स्नेक ने खा लिया तो अल्टीमेटली जो इसके अंदर चली गई ये, ठीक है। अब देखिए हर सक्सेसिव स्टेप्स पे जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं, हर जो स्टेप जा रहा है उसमें ये जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होती है किसी भी केमिकल की वो इंक्रीज होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस सी द आंसर। Biomagnification is the process of increase in amount of some toxic non-biodegradable substances such as DDT and heavy metals, ठीक है, जैसे मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, in successive trophic levels of a food chain, full stop. It results in accumulation of these toxic substances in the highest concentration at the topmost trophic level, ठीक है। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा बेटा, तो क्या होगा, इसकी जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर? सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट आंसर बेटा, ठीक है, तो देख लीजिएगा आप इसको। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। डिफाइन फूड वेब, राइट इट्स सिग्निफिकेंस फॉर द इकोसिस्टम। अब फूड वेब में क्या होता है, दिस इज द फूड वेब इज जब बहुत सारी फूड चेन मिक्स हो जाती है, फूड चेन्स, काफ़ी सारी फूड चेन्स हो। अब इसका सिग्निफिकेंस वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन अर्लियर आंसर, लेट अस रीड द आंसर नाउ। चलिए, अ फूड वेब इज द नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स विच बिकम इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स so as to form a number of feeding connections amongst different organisms of a biotic community। ये मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा कि ये जो फूड चेन में प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप होता है इसको मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? सपोज लेट मी शो यू दिस। मान लीजिए ग्रास, इसके बाद आ गया फ्रॉग, या लेट मी जस्ट राइट इंसेक्ट, और ये आ गया फ्रॉग सपोज। ये कॉमन से एग्जाम्पल है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेकिंग इट अगेन। अब क्या हुआ, मान लीजिए इस ट्रॉफिक लेवल में से ये इंसेक्ट मर गए, कुछ भी हो सकता है बेटा, किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट में कुछ एक डिस्टर्बेंस आई तो ये इंसेक्ट्स चले गए। बेटे जब इंसेक्ट्स खत्म हो गए तो क्या होगा, ये जो ग्रास है, ये ग्रास है, इसका अमाउंट बढ़ जाएगा, और ये जो फ्रॉग है ये इंसेक्ट को खाते थे, अब इनका नंबर कम हो जाएगा, ये तो बेचारे भूखे मरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रे प्रेडेटर में ये है प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप, यही खराब हो गया और यहाँ पर ये भी खराब हो गया, तो क्या हुआ, अल्टीमेटली इम्बैलेंस आ गया, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। सो दैट इज वाई इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस, अब इस ग्रास को ना सिर्फ इंसेक्ट खाएगा बल्कि इस ग्रास को ग्रास हॉपर भी खा सकता है, ठीक है, और इस ग्रास हॉपर को फ्रॉग भी खा सकता है, तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म आ गई। फिर इस फ्रॉग को स्नेक भी खा सकता है,
फिर स्नेक को हॉक भी खा सकता है, ठीक है। सो दीज आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ फूड चेन। नाउ रीड द आंसर बेटा। फूड वेब इज अ नेटवर्क, ये मैं ऑलरेडी आई डिस्कस दिस आंसर। नाउ सी दिस, राइट इट्स सिग्निफिकेंस। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ फूड वेब मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस by maintaining the interdependence of the different organisms, ठीक है, ताकि जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हैं नहीं भी हैं तो उनका भी बेटा लेवल मेंटेन रहे, ठीक है। सो दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। हाँ जी, नेक्स्ट, राइट द कॉमन फूड चेन ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम की एक फूड चेन। अब बेटे अगर पॉन्ड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये बहुत बार आपको पता भी होगा, बट स्टिल आई ट्राई टू मेक। सबसे पहले आएगा बेटा फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स, माइक्रो प्लांट्स जो पानी में तैर रहे हैं। इन प्लांट्स को खाएंगे बेटा ज़ूप्लैंक्टन्स। ज़ूप्लैंक्टन्स बेटे, फाइटोप्लैंक्टन मीन्स ये प्लांट्स हो गए, ठीक है। जू का मतलब ही होता है एनिमल्स। सो जू प्लैंक्टन्स मतलब छोटे छोटे एनिमल्स, वेरी स्मॉल एनिमल्स, माइन्यूट, ठीक है, क्योंकि अगर हम पानी की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तो बात होगी ही बेटा। अब इस जू प्लैंक्टन्स को खाएंगे बेटा स्मॉल फिशेस, ठीक है, छोटी फिशेस जो होंगी वो इसको खाएंगी, फिर इस फिश को बड़ी फिश खाएगी, ठीक है, लार्ज फिश। लार्ज फिश भी खा सकती है या इसको फिश ईटिंग बर्ड्स भी खा सकते हैं, फिश ईटिंग बर्ड्स भी इसको खा सकते हैं, ठीक है। तो ये रह गई एक फूड चेन। अब इसमें ये प्रोड्यूसर्स आ गए एंड रेस्ट आर द कंज्यूमर्स, ओके। सो दीज आर द सम ऑफ द क्वेश्चंस। आई होप बेटे आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी रिलेटेड टू ऑल द टॉपिक्स। मैंने ना सिर्फ आपको आंसर बताए बल्कि मैंने एक उसका फ्लो चार्ट भी आपको एक्सप्लेन किया। सो आंसर राइटिंग बेटे जो होता है ना, इट इज़ काइंड ऑफ एन आर्ट। तो जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही परफेक्टली आप लोग आंसर लिख सकेंगे। बट आंसर लिखने से पहले आपको क्वेश्चन का समझ होना बहुत ज़रूरी है। उसमें जितने भी वर्ड्स हैं यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। सो आई होप टू दिस टॉपिक इज़ वेरी मच क्लियर। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच बेटा। गॉड ब्लेस यू।